गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे आप सभी को पता है कि हमने जो है आपके लिए एक नई क्लास स्टार्ट करी है जिसका नाम है डेली जीके जीएस और करंट अफेयर का डोज। यानी कि मैं जो है आपको टोटल 15 क्वेश्चनों का डोज देता हूं जिसमें हम लोग जीके भी कवर करते हैं, जीएस भी कवर करते हैं, करंट अफेयर भी कवर करते हैं। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, रेलवे एनटीपीसी में ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, वन डे में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक होगा, इन क्वेश्चनों का जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन अभी तक अगर आप नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा फटाफट। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर पहुंचेंगे और वहां हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि पीडीएफ और बहुत से क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविका कौन था? कौन था भैया? तो ये था मैगलन। कौन था? मैगलन। याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। संपूर्ण पृथ्वी की गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविका था कौन? मैगलन था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानवतावादी का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इरेस्मस को। किसे? इरेस्मस। इरेस्मस जो है, इरेमस को, इरेमस, इनका नाम इरेमस है। इरेमस यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। इरेमस को ही मानवतावादी का पिता जो है कहा जाता था। अब आता है मानवतावादी का मतलब क्या है। मानवतावादी का पिता मैंने आपको बताया इरेमस को कहा जाता था। मानवतावादी मानव मूल्य और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अध्ययन है। ठीक है, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण इसको माना जाता है। इस शब्द के कई मायने हो सकते हैं, इस शब्द का कोई एक मायना आप नहीं निकाल सकते, कई मायने हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में मैं अगर बात करूं तो एक ऐतिहासिक आंदोलन, भाई वो भी तो मानवतावाद हो सकता है। विशेष रूप से ये कह सकते हो आप लोग कि विशेष रूप से जो है पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ है ना। जैसे मैंने बोला कि एक ऐतिहासिक आंदोलन, अब मान लीजिए कोई आनंद आंदोलन करा जा रहा है, ठीक है, जैसे चोरा चोरी कांड हुआ है, जैसे असहयोग आंदोलन हो रहा था। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सके, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जी सके, एक कानून हो जिसके तहत जिए और सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो मानवतावादी पर ध्यान देने के लिए था, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड जो है यूज करा था मैंने। क्लियर है? तो मानवतावादी मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण माना जाता है। तो सी ऑप्शन बच्चा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्गों की खोज का क्या दुष्परिणाम हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी दिमाग वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एग्जामिनर अब आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं, ये याद रखिएगा। तो पहले हो जाता था कुतुब मीनार की लंबाई कहाँ है, कुतुब मीनार को, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, समुद्री मार्गों की खोज करने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो क्या दुष्परिणाम हुआ बताइए। समुद्री मार्गों की खोज हुई, लाभ तो आप सबको पता है कि भैया रास्ता कम हो गया, चीजों का आदान प्रदान ज्यादा होने लगा, विदेशों से हमारे व्यापार जुड़ गए, विदेशों से आने चीजें आने जाने लगी, एक दूसरे के खोज मतलब चीजों का आदान प्रदान, वो चीजें। लेकिन दुष्परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशों का शोषण तथा दास व्यापार बढ़ा। क्या हुआ? उपनिवेशों का शोषण होने लगा और दास का व्यापार बढ़ने लगा। ठीक है, आपको पता होगा कि उपनिवेशों का शोषण कब हुआ? जब समुद्री मार्गों की खोज हो गई। दासों का व्यापार कब होने लगा? जब समुद्री मार्गों की खोज हो गई। तो ये इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम था बच्चा, कि उपनिवेशों का शोषण होने लगा और दासों का व्यापार होने लगा। जब होने लगा, जब समुद्री मार्गों की खोज हो गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट, जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? नेपोलियन ने करी थी। किसने करी थी? नेपोलियन ने करी थी, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? किसने करी थी? नेपोलियन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से पॉलिटिकल स्टार्ट हो रही है हमारी। भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर एक राज्य की विधानसभा है तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? आपको पता होना चाहिए। तो करीबन 500 से 60, मतलब सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं या कम से कम 60 तो कम से कम सदस्य होने चाहिए, जब भी किसी राज्य की विधानसभा को विधानसभा बोला जाता है। हालांकि मणिपुर और गोवा इसका अपवाद है।
ठीक है, मणिपुर और गोवा में इसका अपवाद रहता है, ये याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? 24 घंटे के अंदर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब ध्यान से समझिए मैंने क्वेश्चन क्यों रखा है। तीन बातों को हमेशा मेरी याद रखिएगा जो कि आपके काफी आगे काम भी आएगी, और अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर भीतर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट जो होता है उसके सामने पेश करना होता है। ठीक है, पहली बात ये याद रखिए, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, प्रत्येक गिरफ्तार कोई व्यक्ति है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होगा। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। वैसे कभी आपके साथ ये दुर्घटना ना हो, लेकिन अगर होती है तो ये तीन बातें हमेशा याद रखिएगा। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बचाओ। कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यालय में ही जो है त्यागपत्र दे दिया था? तो भैया कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ये एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल चलते चलते ही, मतलब कार्यकाल के दौरान ही जो है त्याग पत्र दे दिया था। अरे याद रहेगा या नहीं रहेगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, याद रहेगा या नहीं रहेगा? भाई अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अपने कार्यालय में त्याग पत्र देने वाले कौन थे, भाई पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए मोरारजी देसाई जी। कौन थे? मोरारजी देसाई जी। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। 1896 में इनका जन्म होता है। 10 अप्रैल 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गुजरात के रहने वाले थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री ये थे। ठीक है, जो देश के कौन से थे? चौथे प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा काम करने वाले पहले थे। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। ये पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं थे, जबकि ये अन्य दल के थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान यानी कि निशान ए पाकिस्तानी से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आपको इनके बारे में याद रखना है। इनके बारे में बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया था। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री, और यह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ही कार्यकाल में जो है इस्तीफा लिख दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये है मोरारजी देसाई सर जिन्होंने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिकाओं के संवैधानिक मान्यता देने के अलावा कौन सा संशोधन बताता है कि प्रत्येक राज्य में 2 जिला योजना समितियां गठित की जाएंगी? तो कौन सा है ये है संशोधन 74। कौन सा संशोधन है बच्चा? 74 जो संशोधन है वो है, और वो इस बात का विवरण देता है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देता है। साथ में इसके अलावा संशोधन बताता है कि प्रत्येक राज्य में 2 जिला योजना समितियां गठित की जाएंगी। 74वां संशोधन, 70वां संशोधन अधिनियम ये है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दो। तो नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में, कब? 1992 में, इसकी डेट याद रखिएगा जरा सा बच्चा, 1992। ठीक है, कितना? 1992 में संविधान का 74वां संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया था, और 1993 से लागू ये जो है हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1992 में आया और 1993 में लागू हो गया। इस कानून के तहत शहरी निकायों में 3 तरह की जो है संस्थाएं कार्य करेंगी, ये बताया गया था। यहाँ पर भी बोला गया ना, वही चीज है। लेकिन ये जो है राज्य में 2 जिला योजना समितियों का गठित भी किया जाएगा, ये भी इसी संशोधन के तहत आता है।
नेक्स्ट है। चलिए अब यहाँ से आज मैंने जो है 4 क्वेश्चन गेम के रखे हुए हैं जो कि पूछा जाता है बहुत बार, तो मैंने को लगा आज गेम करा देता हूँ आपको। तो गेम के 4 क्वेश्चन है। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंध रखता है? हॉकी से संबंध रखता है। काफी बार बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी से संबंध रखता है। बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें, ठीक है। और इसकी शुरुआत अगर आपसे कभी पूछ ले तो आंसर बता दीजिएगा कि हमने जीके फैक्ट्स करंट से पढ़ा हुआ है और हमें बता रखा है 1983। कितना? 1983 में हुआ था। मलेशिया में होता है ये। इसका नाम मलेशिया के नौवे राजा सुल्तान अजलन शाह के नाम पर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मलेशिया में होता है ये हमेशा, और उसके वहां के एक राजा थे, मलेशिया के नौवे राजा थे सुल्तान अजलन शाह, उनके नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो मास्टर ब्लाक माफ करेगा, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सर को इन्होंने अपना जब 100वां शतक लगाया था तो कब लगाया था, किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। 2012 में लगाया था। कब लगाया था बच्चा? 2012 में लगाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत यह मैच 5 विकेट से उस समय हार गया था। ये भी याद रखिएगा कि भारत जो है मैच हारा था 5 विकेट से, लेकिन इन्होंने 100वां शतक अपना लगाया था। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंध रखता है? तो एग्रीकल्चर जो शॉट होता है वो क्रिकेट में संबंध रखता है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? किसने जीता था? केडी जादव ने। किसने? केडी जादव ने। कब जीता था? 1952 में जीता था। कब जीता था? 1952 में जीता था। ये आपको याद रखना है। कब जीता था बच्चा? 1952 में जीता था। समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए करंट अफेयर की बात करेंगे तो जियोर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी? तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी, जियोर्जिया मेलिनो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इटली की पहली प्रधानमंत्री ये चुनी गई है और इटली में पहली जो होंगी, ठीक है। ये आपको बढ़ा रही है, मतलब महिला प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रही है, ये भी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? तो ये जो है हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी उसका है, हिंडन नदी का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा ई लेवल के प्रदूषण पानी में मिली है, जिसकी मात्रा अत्यधिक प्रदूषित है। और एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि नदी सबसे ज्यादा प्रथम स्थान हासिल करा है इसने दूषित होने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर दिया है? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, तो ये जो है गुलाम नबी आजाद, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गुलाम नबी आजाद जो है इन्होंने अभी अपनी नई पार्टी बना ली है जिसका नाम रखा है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। इसका ऐलान कर दिया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी के साथ उभर रहे हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर दिया है और गुलाम नबी आजाद 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा इन्होंने अभी दिया था। उसके बाद इन्होंने नई पार्टी का ऐलान करा और आज इन्होंने जो है अपनी नई पार्टी बना दी है। तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी अगर कभी पूछा जाए तो ये गुलाम नबी आजाद की है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आप इन्हें अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स लगाओ तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की आने वाली सभी वीडियो देख लीजिएगा। कल की सीएसएफ वाली वैकेंसी अगर नहीं देखी हो जो आपको सर ने कराई थी उसको जरूर देख लीजिएगा बच्चा। वो सीएसएफ वाली वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसे देखना जो है आपको नहीं भूलना है। ये आपको याद रखना है कि सीएसएफ वाली जो वैकेंसी है वो आपको देखना नहीं भूलना है। क्लियर है ना? और ठीक है, साथ में जो है मैं आपको बता देता हूँ कि फ्राइडे को जो है आपको एससीओ जो बैठक होती है ना उसके ऊपर मैं वीडियो देने वाला हूँ, एससीओ के ऊपर। और उसके बाद ठीक सैटरडे को आपको एक और वीडियो मिलेगी जो मिलेगी आपको हिटलर के ऊपर, ठीक है। तो 2 वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। तो बैक टू बैक दोनों वीडियो मिल जाएगी शुक्र और सैटरडे को, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।